ओके, सो अब हम जरा क्वेश्चन नंबर इज 43 और हाँ 42 तक हमने किया ना, 43 अब हम देख रहे हैं एंड दिस इज अबाउट प्रॉपर्टी इनकम। जो टाइप ऑफ पर्सन है इसमें वो दैट इज एन इंडिविजुअल, और इसके पास कुछ बिल्डिंग्स हैं जहाँ से जाहिर सी बात है इसको रेंट इनकम आती होगी। जो सवाल की रिक्वायरमेंट है उसको जरा ध्यान से देखें, क्या अपनी चीज फाइंड आउट करनी है। कंप्यूट इनकम ऑफ मिस्टर असद अंडर द हेडिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सो सिर्फ प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में कितनी आप अमाउंट लिखोगे ये वो मालूम करने को कह रहा है आपको, ठीक है जी। सो यहाँ पे पहली अमाउंट क्या है, एनुअल रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट्स। सो कितनी प्रॉपर्टीज हैं ये नहीं बताया हुआ, सो जितना भी वो रेंट है वो 18 लाख रुपए उसने बताया हुआ है। और इसके साथ हम प्रॉपर्टी इनकम की एक वर्किंग बना लेंगे और उसके अंदर ये जो रेंट है इसको लिख लेते हैं 18 लाख रुपए। इसके साथ ही जो अगली इंफॉर्मेशन दी हुई है वो रेंट रिसीव्ड इंक्लूड्स 6 लाख रुपए फॉर 3 years commencing from July 1st of the current tax year. Mr. Asad follows accrual basis of accounting. So 6 लाख रुपए 3 साल के लिए है, राइट। अक्रूवल बेसिस अगर हो, वैसे भी प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में अगर ना बताया हुआ है कुछ भी तो वो अक्रूवल बेसिस ही है। तो 6 लाख रुपए अगर 3 साल का है तो इसका मतलब 1 साल में पूरे के पूरे 6 लाख रुपए तो मैं नहीं लिख सकता हूँ ना, ठीक है। सो अक्रूवल बेसिस यहाँ इन्होंने एक इजाफी इन्फॉर्मेशन दी है। सो 6 लाख रुपए जो है ये 3 साल की अमाउंट है, इसका मतलब हर साल की 2-2 लाख रुपए बनती है और इस साल में सिर्फ कितना होना चाहिए, 2 लाख रुपए। तो या तो आप इस 18 लाख में से पूरा 6 लाख निकाल दें और 2 लाख जमा कर लें, या फिर आप 4 लाख रुपए माइनस कर दें क्योंकि ये 18 लाख में शामिल है ना 6 लाख रुपए। सो 3 years अमाउंट जो है 6 लाख इसको हम निकाल देते हैं और 2 लाख इसमें जमा कर लेते हैं। तो इस तरह से वो जो 6 लाख वाली एडजस्टमेंट है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे देखें 6 लाख रुपए जो है रेंट रिसीव्ड इंक्लूड 6 लाख, इसका मतलब ये है कि ये जो रेंट रिसीव्ड हुआ है 18 लाख, इसमें 6 लाख ऐसा है जिसका 3 साल से ताल्लुक है, ठीक है। सो ये हमने करेक्ट कर लिया। अब बारी आ जाती है एक्सपेंसेस की। सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अंडर टैक्स लॉज। सो टैक्स लॉ ने डेप्रिसिएशन किस हेड ऑफ इनकम में आपको अलाउ की हुई है, सैलरी में तो नहीं, प्रॉपर्टी में नो, प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में डेप्रिसिएशन नहीं है, बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में है, कैपिटल गेन्स में नो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कहाँ पे है, जहाँ पे आपने बिल्डिंग दी हो टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, तो उसका डेप्रिसिएशन आप एक्सपेंस बना सकते हैं। सो प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में तो ये एक्सपेंस बेशक इन्होंने लिखा हुआ है टैक्स लॉज, लेकिन टैक्स लॉ के मुताबिक प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स का एक एक्सपेंस दिया हुआ है। तो प्रॉपर्टी टैक्स का जो एक्सपेंस है ये अलाउएबल एक्सपेंसेस की जो लिस्ट है हमारे पास उसमें बिल्कुल ही अलाउड है। रेट्स, टैक्स, चार्ज, सेस नॉट बीइंग इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के अलावा जितने भी टैक्सेस हैं वो आप एक्सपेंस बना सकते हैं, ठीक है। सो प्रॉपर्टी टैक्स को मैं एक्सपेंस बना सकता हूँ। सो अलाउएबल एक्सपेंसेस हम यहाँ पे लिखेंगे और प्रॉपर्टी टैक्स 1 लाख रुपया माइनस कर लें। उसके बाद म्यूनसिपल स्लैश लोकल गवर्नमेंट टैक्सेस 1 लाख रुपए, लेकिन इस 1 लाख के आगे देखें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, एग्रीमेंट विद टेनेंट प्रोवाइड दैट टेनेंट शुड पे द टैक्सेस, कि आपने किराएदार से ये मुआहदा किया है कि ये टैक्सेस तुम अदा करोगे। तो क्या ये मुझे अलाउ होगा एज एक्सपेंस, पहले तो सोचने की बात ये है। तो अगर हम किराएदार से ये मुआहदा कर लें कि आपने किराया कोई नहीं देना और आप मेरे बच्चों की स्कूल की फीस दे दिया करें, तो क्या मेरी कोई रेंट इनकम होगी, इनकम तो होगी क्योंकि कंसिडरेशन तो मैं खुद नहीं रिसीव कर रहा लेकिन उसके जिम्मे एक ऑब्लिगेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज द कंसिडरेशन। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही है कि 1 लाख रुपए मैंने उसको अगर कह दिया है कि तुम ये टैक्सेस अदा कर दो, तो ये एक्चुअली मेरी कंसिडरेशन ही है फॉर रेंटिंग द प्रॉपर्टी। तो एक तो बात ये कि ये 1 लाख रुपए आपकी रेंट इनकम बनेगी और दूसरा ये एक्सपेंस भी बनेगा क्योंकि जो टैक्सेस हैं वो एक्सपेंस के तौर पे अलाउड हैं। सो इस 1 लाख रुपए के 2 इम्पैक्ट्स होंगे। तो आपने जब टेनेंट के जिम्मे कर दी कोई ऑब्लिगेशन, अपनी ऑब्लिगेशन, तो वो डेफिनेटली आपकी आमदनी है। सो आप इसके 2 ट्रीटमेंट्स करोगे यहाँ पे, एक तो आप म्यूनसिपल टैक्सेस को एक्सपेंस के तौर पे लिखेंगे और दूसरा इसी अमाउंट को रेंट इनकम के तौर पे भी लिखेंगे क्योंकि ये आपकी कंसिडरेशन है फॉर गिविंग द प्रॉपर्टी टू बी यूज्ड बाय द टेनेंट। नेक्स्ट आइटम जो है दैट इज जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो कि 2 लाख रुपए बताए हुए हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बारे में टैक्स लॉ ने क्या कहा है जी, कि ये आपको अलाउड होते हैं एज एक्सपेंस, ठीक है जी। एक्सपेंसेस होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ड्राइविंग
रेंट इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कलेक्शन चार्जेस, लेकिन इसके ऊपर एक लिमिट होती है और वो कितनी है, 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। तो मुझे देखना होगा कि मेरे रेंट चार्जेबल टू टैक्स के 4% से ज्यादा ना हो। तो ये जो 2 लाख रुपए है, इसको मैं एक्सपेंस तो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अपना जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इन सारी फिगर्स को जमा करेंगे, दिस इज रेंट चार्जेबल टू टैक्स। और उसके बाद चूंकि ये बिल्डिंग्स हैं, तो इसलिए एक एक्सपेंस तो लाजमी बनना है, दैट इज 1/5 रिपेयर अलाउंस। और जो अभी हमने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए, इसको मैंने कंपेयर करना होगा किसके साथ, 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। तो वो 60,000 रुपए बनते हैं। तो जाहिर सी बात है 60,000 ही मुझे अलाउ होगा एज एक्सपेंस, क्योंकि दैट इज द लिमिट। तो ये एक्सपेंस हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, एक्सपेंसेस आपके पूरे हो जाते हैं। और जो प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में अमाउंट लिखेंगे दैट विल बी 9,40,000। ठीक है जी। सो दिस इज इट। इसमें कोई चीज अगर समझ ना आई हो तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑल इज वेल। चलें।